गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते वक्त जब हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जिनका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इन चारों को पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद हम ये निकाला करते थे डेरिवेशन में कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। पहले हम प्रूव करते थे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, यानी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसके लिए एमबी का फॉर्मूला निकालते थे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर वेट है जो हम नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेशन से निकालते थे, ये तभी सही होता, आज का टॉपिक इसी पे है, कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो। यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया मोलर मास, दैट कैन बी ओनली अचीव्ड इन अ एक्यूरेट वे अंडर व्हेन फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर मेट। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, यानी सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, तब हमारा वो जो फॉर्मूला एमबी का था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो जस्टिफाइड होगा। और साथ में द सॉल्यूशन मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, अगर आपने कोई सॉल्यूट डाला और वो टूट गया, एक KCl डाला और वो K+ और Cl- में टूट गया, तो आप सोचोगे आपने 100 मोल्स डाले हैं, लेकिन टूटने के बाद नंबर ऑफ आयंस दुगने हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर नहीं हो रहा होता तो अब तक के पढ़ाए फॉर्मूले जरूर काम में आते। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, और साथ साथ में मॉलिक्यूलर वेट पे भी क्या असर होगा। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। सबसे पहले हम एबनॉर्मल मोलर मास को समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने एक एग्जांपल लिया CH3COOH। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा आपका 60 AMU। इसका मॉलिक्यूलर मास 60 AMU आएगा। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि आप सोचो कि मैं एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और आप एक मॉलिक्यूल उठाने चलिए, तो कहानी ऐसी हो जाए कि एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, और ये दूसरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मैंने कहा कि ये दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप ये देख रहे हो ये बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल है और ये भी बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन आप जानते हो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये चार्जेस ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। यानी आप एक उठाओगे, आपने तौलने के लिए एक मॉलिक्यूल पकड़ के उठाने की कोशिश की, तो आप उससे जुड़ा हुआ दूसरा आ जाएगा। यानी आप सोच रहे हो जब आपने तौला इसको तो 2 मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट आएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट आ जाएंगे 120 AMU, और है इसका असली 60 AMU, यानी कि असली मॉलिक्यूलर वेट से जस्ट दुगना आ गया। अगर 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाते किन्हीं कारणों की वजह से तो फिर 3 गुना आ जाता। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूलर वेट आया एसोसिएशन की वजह से, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, एबनॉर्मल, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन हो गया, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। और ये जो है, जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, ये नॉर्मल जो आपने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो ऑफ कोर्स वो अलग आएगा। अगर एसोसिएशन अलग हो रहा होगा तो वो कुछ और आएगा, और असली तो कुछ और ही, क्योंकि एसोसिएशन हो जा रहा है। जब एसोसिएशन हो रहा है तो क्यों अलग आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है,
और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपने 100 लिए तो ये 50 हो गए, क्योंकि दो दो मिलकर के एक बन गए, दो दो मिलकर के एक बन गए, तो इन्होंने पेयरिंग, एक तरह से पेयर्स बन गए। तो आपने सोचा 100 मोल हैं और निकले ये कितने, 50 मोल्स। तो कॉलिगेटिव, आपके नंबर ऑफ मोल्स कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो गई, यानी कि एसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है तो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसोसिएशन की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होने के बाद, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होने के बाद अगला जो कहानी होगी, मॉलिक्यूलर मास यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। कैलकुलेटेड तो आप अलग निकालते हो कॉपी में, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कम आएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग आएगी, यानी नॉर्मल वैल्यू अलग आएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू अलग आएगी। तो इसको कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, यही कहानी एसोसिएशन में भी हो सकती है। यहाँ तो डिसोसिएशन हुआ, यानी डिसोसिएशन में भी अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, और एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो एबनॉर्मल आएगा। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से अगर डिसोसिएशन होता है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे तो एसोसिएशन हुआ है, सॉरी मैंने डिसोसिएशन लिख दिया, यहाँ पे तो एसोसिएशन हो रहा है। अगर यही चीज़ डिसोसिएट कर रही होती, टूट रही होती, यहीं पे यही चीज़ टूट रही होती, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा जरा देखते हैं। डिसोसिएशन के केस में साहब ये होगा, मान लीजिए आपने KCl लिया 100 मोल्स, आपके जहन में 100 मोल्स हैं, लेकिन वो टूट करके एक्वस सॉल्यूशन में टूट करके वो K+ और Cl- बना दे रहा है, और Cl- बना दे रहा है, यानी आप 100 मोल ले रहे हो लेकिन यहाँ तो 200 मोल आ गए। और अगर 200 मोल आ गए तो आप सोचोगे कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व है वो कम मिलेगा, यानी जो चीज़ आप सोच रहे थे ज़्यादा मिलेगी वो ऑब्जर्व मास कम मिलेगी। इसी तरह से मान लीजिए एक तरह से आपने K2SO4 लिया और एक्वस सॉल्यूशन में ये टूट गया 2K+ और साथ में सल्फेट आयन, तो कितने आयंस में टूट गया ये, 2K+ और एक सल्फेट आयन, टोटल मिलाकर के 3 आयंस हो गए। और अगर ये 3 आयंस में टूट गया साहब, तो आपने अगर 100 मोल लिए हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स हो गए 300, और अगर नंबर ऑफ मोल्स 300 हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, वो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बढ़ी हुई वैल्यू मिली, और ज़्यादा बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास और कम हो गया उससे कैलकुलेट करने पे, उसके फॉर्मूले से। तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, यानी अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है सॉल्यूट जो एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करेक्शन करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा ये जो फॉर्मूले आए थे 4 वो सही हो जाएं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या होता है। तो हमें पढ़ना है, स्पेलिंग देखिएगा, वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। इस वॉन्ट हॉफ फैक्टर को पढ़ने के लिए जरा देखते हैं कि क्या पढ़ना है वॉन्ट हॉफ फैक्टर में। वॉन्ट हॉफ फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, और ये जो I की वैल्यू होती है ये होती है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास वो है जो असली वाला है, जो आप कैलकुलेट करते हो। कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे मान लीजिए CH3COOH का कैलकुलेट करना है तो कार्बन का 12 + 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, फिर कार्बन की वजह से 12 और फिर ऑक्सीजन के 2 हो गए तो आपने 16 इंटू 2 कर दिया और हाइड्रोजन का और एक जोड़ दिया, तो ये 12 + 3 + 12 प्लस यहाँ पे 32 + 1,
यानी कि जब 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 आपने कैलकुलेट किया तो ये 60 आया। तो इसको हम जो कहते हैं, ये जो कहते हैं ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, जो क्लास 9th में कैलकुलेट किया करते थे। लेकिन अभी जब आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है और वो मॉलिक्यूलर मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से MB कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो जो वैल्यू आती है वो ऑब्जर्व आती है। तो ये ऑब्जर्व वाली नीचे, नॉर्मल वाली ऊपर, यानी I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वेयर, ये बात जानिएगा कि इन केस ऑफ एसोसिएशन, पहला इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आप बताओ एसोसिएशन के केस में आप एक उठाओगे तो दो आएंगे, यानी ऑब्जर्व मोलर मास ज्यादा आएगा और कैलकुलेटेड तो कम हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ज्यादा, ये कम अपॉन ज्यादा, यानी ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो I की वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो कब लेस देन 1 होगा, डिसोसिएशन में कि एसोसिएशन में? डिसोसिएशन में कम होगा कि एसोसिएशन में? यस, इस इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ I इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बात समझ में आई कैसे? क्योंकि ऑब्जर्व आप एसोसिएशन के केस में एक उठाओगे तो दो चिपक के आएंगे, जब दो चिपक के आएंगे तो 120 मिलेगा और यहाँ 60 मिलेगा, यानी एसिटिक एसिड के केस में, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड I इज इक्वल टू 60 अपॉन 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे I इज लेस देन 1 हो जाएगी। इसी के उल्टा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और जब कुछ नहीं होगा, इफ I इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यानी कि नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है। तो ये बात कभी कभी एक छोटे से कहीं पे आ सकती है किसी छोटे मोटे एग्जाम में कि I की वैल्यू क्या क्या होगी। तो ये आपको आना चाहिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि कब I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कब ज़्यादा होगी, या I की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि I की वैल्यू आपने नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास रखा, लेकिन आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक बात और जानिए कि ऑल्सो अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू पता है तो नॉर्मल भी पता होगी, ऑब्जर्व भी पता होगी एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में। तो जो ऑब्जर्व वाली चीज़ है वो ऊपर चली आएगी, नॉर्मल वाली नीचे चली आएगी। क्यों नॉर्मल वाली नीचे चली आएगी? क्योंकि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखेंगे तो, यानी कि I इज इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो नीचे चली आएगी और ऑब्जर्व वाली ऊपर चली आएगी, यानी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है भैया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर उनकी वैल्यू ऑब्जर्व वाली है तो वो ऊपर रखिए और नॉर्मल नीचे रखिए। हमेशा नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास जब आप करते हो, लेकिन जैसे ही आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में अगर I को कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी अगर आपको डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है, नॉर्मल वाली भी और ऑब्जर्व वाली भी, तो आपको ऑब्जर्व वाली ऊपर रखनी है और नॉर्मल वाली नीचे। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर मास के टर्म से पता है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखना, ऑब्जर्व नीचे रखना। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास आता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा, तब समझ में आ पाएगा जब हम ये बात करें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में। थोड़ा सा मैं क्लास 11th का रिवाइज आपको हल्का सा बताने की कोशिश करूंगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है। तो उसको पढ़ाने से पहले जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, या वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ, यही चीज़ हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन में भी पढ़ेंगे। पहले डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद डिसोसिएशन में आपने देखा जैसे KCl था तो वो 2 मोल्स में टूटा, आपने K2SO4 देखा तो वो 3 मोल्स में टूट गया। तो कोई 2 मोल्स में टूट जाता है, कोई 3 मोल्स में टूट जाता है।
अब अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है और देखना है तो आप ये देख रहे हो कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये जो अल्फा वैल्यू होती है वो होती है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑफ कोर्स मान लीजिए आपने 100 मोल सॉल्यूट के डाले, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी बात। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपने 100 मोल डाले, 100 के 100 टूट गए, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आप 100 मोल डालोगे तो 30 मोल्स ही टूटेंगे, 32 मोल्स टूटेंगे, 40 मोल्स टूटेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। तो जितने टूटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब आप ये देख ही रहे हो क्या कहानी मैं बोल रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। मान लीजिए आपने 100 मोल लिए और उसमें से 30 मोल टूट गए, तो 30 ऊपर और 100 नीचे, तो 30 अपॉन 100 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो पूरे के पूरे टूट गए, तब तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने आप लोगे उतनी टूटेगी नहीं। बड़ी मजेदार चीज ये है, आपने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ, फिर से वही चीज लिख रहा हूं मैं दोबारा कुछ बताने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो मान लीजिए आपने एक ही मोल लिया, 1 मिनट के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 रख लीजिए। मैं इस बात को एकदम ध्यान से सुनिए और अपने अंदर बिठा लीजिए। अगर आपने एक नंबर ऑफ मोल लिया और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था वो अल्फा था, और यहां 1 मोल लिया, तो 1 इंटू अल्फा करने पे अल्फा इज इक्वल टू नीचे 1 करे तो ऊपर क्या मिला, यानी कितने मोल डिसोसिएट हो गए, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने हो गए। यहां नीचे 1 रखा तो 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा मोल डिसोसिएट हुए। यानी आपने 1 मोल अगर लिया था तो अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, बचे अनडिसोसिएटेड। इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 लिए, तो जितने डिसोसिएट हुए, आप ये बताओ कि इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन मैं 1 ले लूं, अगर एक ही मोल मैंने लिया, ये एक ही मोल लिया, तो कितने डिसोसिएट हो गए, 1 इंटू अल्फा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने टूट गए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने टूट गए साहब, डिसोसिएटेड टूट गए अल्फा। खुद ही देखो 1 रखोगे तो 1 से अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डेफिनेशन के हिसाब से अल्फा हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड कितने बचे हैं, नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड कितने बचे हैं, अनडिसोसिएटेड जो बचे हैं वो बचे हैं 1 आपने लिए थे अल्फा, उसमें से टूट गए, अच्छी बात है। तो अल्फा टूट गए यानी 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड बचे हैं। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर एक मॉलिक्यूल आपने KCl में देखा 2 में टूट रहा था, K2SO4 में देखा 3 में टूट रहा था, अगर आप AlCl3 देखोगे तो 4 में टूट जाएंगे। यानी अगर एक मोल M में टूट रहा है, एक मोल टूट रहा है M में, तो टूटे कितने साहब, टूटे तो अल्फा टूटे ना, तो अल्फा कितने, अगर अल्फा टूट रहे हैं तो कितने टूट गए, M अल्फा टूट गए। मैं फिर से इस बात को समझाता हूं, अगर एक मोल, जैसे आपने KCl लिया तो KCl किस में टूट रहा है, KCl K प्लस और Cl माइनस 2 में टूट रहा है, तो एक मोल 2 में टूट रहा है, तो 2 मोल 2 इंटू 2 में टूटेगा, 3 मोल 3 इंटू 2 में टूटेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक मोल, एक चीज हमेशा 2 में ही टूटे, अगर वो M मोल्स में टूट रही है, if one molecule dissociates in M ions, तो टूटे, एक मॉलिक्यूल M आयंस में टूट रहे हैं, तो टूटे तो अल्फा ना, तो अल्फा मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट
विल डिसोसिएट, कितने आयंस में टूट जाएंगे? अगर एक m में टूट रहा है, एक 2 में टूट रहा है जैसे यहाँ पे, तो एक अगर m में टूट रहा है तो अल्फा टूटे तो अल्फा कितने में विल डिसोसिएट? इन m अल्फा आयन, m अल्फा आयन। तो इतना आपने एक मोल लिया, इतना तो टूटे पड़े हुए हैं और इतना बिना टूटे पड़े हुए हैं। m अल्फा तो टूट गए हैं अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। कब? जब एक मॉलिक्यूल m मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है तब। और बिना टूटे वाले कितने पड़े हुए हैं? 1 माइनस अल्फा। तो आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पूरे सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स इन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे ये वाले टूटे वाले हो गए सर 1 माइनस अल्फा, और m अल्फा टूटे वाले हो गए। तो ये तो सॉल्यूशन में पड़े हुए नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसी डेफिनेशन से 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, इसको याद रखिएगा, इसी से एक फॉर्मूला बनने जा रहा है। तो अगर आप i की वैल्यू निकालोगे तो आप कहते हो सिंस i की वैल्यू है, i की वैल्यू क्या कहती है? i की वैल्यू ये कहती है कि जितने ऑब्जर्व नंबर ऑफ आपका फॉर्मूला तो क्या था? ऑब्जर्व नंबर ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो एक तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। आई की वैल्यू एक और फॉर्मूला, भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। तो इसी फॉर्मूले का तीसरा एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास का भी बना, नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड, एक फॉर्मूला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का बना, एक नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला बन सकता है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बन सकता है? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। तो आई का एक फॉर्मूला और बन सकता है, सिंस आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला भी बन सकता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हम नंबर ऑफ मोल्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या होगा साहब? होगा ये कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी ऑब्जर्व कितने मिले जो सॉल्यूशन में थे और जो टूटे इतने थे ऑब्जर्व, और एक्चुअल कितने लिए थे आपने? 1 लिए थे साहब। तो आपका ये आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा हो गया। मैं अल्फा वाले टर्म्स इधर ले चलूं सारे के सारे, तो मेरे पास हो गया m अल्फा, या यही रहने दूं m अल्फा माइनस अल्फा इस तरफ रहने दूं, और इसको इधर ट्रांसपोज करूं तो हो जाएगा i माइनस 1। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मुझे बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू i माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी i माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। ये फॉर्मूला मेरा एसोसिएशन का आई के टर्म्स में आ गया, जिसमें आई की भी वैल्यू है, वांट ऑफ फैक्टर भी है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी है। आप इसको एक ऐसे ले सकते हो कि जो आपने केसीएल के केस में लिया था, इन केस ऑफ केसीएल, केसीएल के केस में ये m की वैल्यू कितनी हो गई? m की वैल्यू 2 में टूटता है तो 2 हो गई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, क्योंकि m की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बन गया अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। लेकिन इन केस ऑफ, अगर आप एक दूसरा एग्जाम्पल लो, इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो जब कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड जब कभी भी टूटेगा तो कैल्शियम आयन में टूटेगा, और दूसरा टूटेगा 2 क्लोराइड में, 3 में टूट जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 3 हो गई, 3 आयंस में टूट रहा है, एक यहाँ पे 2, तो ये अल्फा की वैल्यू जो हो गई ये हो गई i माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि m की वैल्यू 3 हो गई इस केस में, तो अल्फा की वैल्यू हो गई i माइनस 1 अपॉन 2। तो जैसा टूट रहा है उस हिसाब से अल्फा और i में रिलेशन बन रहा है। तो ये हो गया i और अल्फा के बीच में रिलेशन। लेकिन अगर वहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, यहाँ डिसोसिएट हो रहा था, और अगर एसोसिएट हो रहे हो, तो जब कभी भी डिसोसिएट होता है, टूटती हैं, तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। आपने 1 मोल लिया वो 3 में टूट गए।
लेकिन एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स घट जाते हैं। कैसे? अगर एक मॉलिक्यूल 2 से एक मॉलिक्यूल 2 कंबाइन हो रहे हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं, तो 100 लेंगे तो 50 की ही गिनती आएगी, 400 लेंगे तो 200 की गिनती आएगी, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए, एसोसिएट हो गए। तो वहां पे कहानी यानी यहाँ पे डिवाइड होता है। इन केस ऑफ एसोसिएशन अगर आप लोगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो तब क्या होगा? इसी केस में वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या होगा? तब आप कहोगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा सर? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। लेकिन हम जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन लेते हैं वो हमेशा 1 लेते हैं। अगर ये 1 ले लें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो कितने टूटे, अगर इसको 1 ले लेते हैं तो बड़ी मजेदार चीज कि डिग्री जो सॉल्यूट एसोसिएट हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो भी अल्फा ही हो जाते हैं अगर 1 लिया तो वही कहानी हो गई कि आपके अगर आपने इफ टोटल नंबर ऑफ, वही कहानी फिर से, इफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, अगर आपने लिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स उसमें से एसोसिएट कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स सारे के सारे तो नहीं हुए, कुछ हो गए। नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने हो गए? अल्फा हो गए, क्योंकि 1 को अल्फा में मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने हो गए? अल्फा। तो नंबर ऑफ मोल्स अनएसोसिएटेड कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स अनएसोसिएटेड कितने हो गए? अनएसोसिएटेड एक लिए थे और उसमें से अल्फा एसोसिएट हो गए, तो अनएसोसिएट कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। तो एक ये बात याद रखेंगे कि अनएसोसिएटेड तो इतने पड़े हैं, लेकिन जो एसोसिएट हुए उसमें से कितने 2 मिलके एक बना रहे हैं कि 3 मिलके एक बना रहे हैं कि 4 मिलके एक बना रहे हैं? तो 4 मिलके एक बना रहे हैं तो डिवाइड होंगे ना, 4 एक बन गए तो 1/4 हो गया, यानी आप 400 लोगे तो 100 मिलेगा। दो मिलके एक बना रहे हैं तो 200 लोगे तो 100 हो जाएंगे, यानी डिवाइड कर रहे हो। 200 को 2 से डिवाइड कर दो 100 हो गया। 400 अगर एक 4 मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और आपने 400 मोल लिया तो 100 मोल आएंगे। वो कैसे पता चला? डिवाइड कर दे रहे हो। तो आपने कहा इफ m molecules get associated, if m molecules get associated in one molecule, तो आपके कितने गए टूटने के लिए, जुड़ने के लिए? गए अल्फा, तो कितने हो गए? तो अल्फा अपॉन m हो गए, क्योंकि डिवाइड करते हो आप। तो यहाँ पे आप बल्कि आप n मानो इसको, वहां पे n माना था फॉर्मूले में, यहाँ n मान लो। यानी कि अगर n लोग मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं an, ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये सिंगल एक मॉलिक्यूल है, Na मिलके an बना रहे हैं, और आपका कितने गए टूटने एसोसिएट, सॉरी कितने गए जुड़ने? अल्फा। अगर अल्फा मॉलिक्यूल टोटल लिया आपने तो ये कितने जुड़ेंगे? अल्फा अपॉन n। तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो आप कहोगे टूटे और बिना जुड़े और बिना जुड़े कितने हैं? बिना जुड़े वाले 1 माइनस अल्फा हैं, और जो जुड़ के बन गए वो कितना हो गए? वो अल्फा अपॉन n हो गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए सॉल्यूशन में। तो ये जो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में आए तो ये आपका टूटने की वजह से आया, इसलिए नाटक हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एक्चुअल नंबर ऑफ मोल तो आपने 1 लिया था ना। आप जानते ही हो कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल वह कितना लिया था? 1 लिया था, और जुड़ने की वजह से ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। तो जो आपका आई फॉर्मूला बना है कि सिंस आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, यहां पे अगर हम बात करने लगे तो आई की वैल्यू जो आएगी, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1 माइनस अल्फा, बिना जुड़े वाले, इतने बिना जुड़े हैं और इतने जुड़ करके ऐसे हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1 हो गया। अल्फा के टर्म से एक तरफ करें, ये इधर करें, ये सब करने के बाद जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी i-1
होल अपॉन 1/n-1 आप निकाल के देखिएगा, ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा की। अल्फ़ा यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है इस केस में, यानी जब n की वैल्यू है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी n मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, n मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो ये फॉर्मूला I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फ़ा की मदद से, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो अभी जो हमारे 4 फॉर्मूले थे, आपको वो चारों फॉर्मूले अगर आपको याद कराएं, जरा चारों फॉर्मूलों के नाम बताइए कौन कौन से थे। यानी जो आपके 4 फॉर्मूले आप डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए करके इज इक्वल टू एक्स बी वगैरह करते थे, उन सभी में ये जो आई आपने वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया है या निकाला है, वो हर क्वेश्चन में वो आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो आपके फॉर्मूले बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे कि आपका अगर पहला डेल्टा आपने कहा कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी हुआ करता था फॉर्मूला, तो यहाँ पे आई एक्स बी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला अगर आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और ये मोलालिटी है के बी एम हुआ करता था, तो यहाँ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा टी एफ अगर आपका के एफ एम फॉर्मूला हुआ करता था, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आपका पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला हुआ करता था, तो यहाँ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सॉल्यूट ऐसा लिया है कि उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको ये खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि डेल्टा पी तो आपको पता है ये पी नॉट ए माइनस पी ए होता है, ये पी नॉट ए होता है, तो इज इक्वल टू एक्स बी होता है। लेकिन ये अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये बात भी, ये हिस्सा खत्म हुआ कि किस तरह से एसोसिएशन या डिसोसिएशन किस तरह से असर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में निकाले गए मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो अक्सर सीबीएसई में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दो बार देखेंगे इस वीडियो को और बुक से ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।